हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी का एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में कंडक्ट होने को है और इसी के संदर्भ में जो दो सीरीज यहाँ पे चल रही हैं, एक साइंस की सीरीज और एक जीके जीएस की सीरीज। तो आज फिर से जीके जीएस के सेट 11th लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं फ्रेंड्स। इसके पहले यहां से 10 लगभग 10 जो है वो जीके और जीएस के सेट जो है वो आपको प्रस्तुत कर चुका हूं। वो ये जो है वो 11वां सेट है। ओके फ्रेंड्स, तो आप स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को शेयर करें और बने रहें अपने फ्रेंड्स और एजुकेटर शिवपूजन सिंह के साथ इस चैनल पर। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन की। वंस अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस हैं इनके पीडीएफ जो है वो प्रस्तुत करवाए जाते हैं। वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आप इसे ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है। आप वहां से जाकर के और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। उचित मार्गदर्शन और लगातार किया गया परिश्रम आपको सफलता दिलवाएंगे। मार्गदर्शन मेरा और सफलता, ये मेहनत आपकी, ये दोनों मिलकर के हम सक्सेस होंगे। ओके, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? कौन सी? हिमालय, एंडीज, रॉकीज एंड विच? ये है एंडीज। ओके, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। आइए देखते हैं एंडीज के बारे में कुछ तथ्य जो है वो यहां से क्या क्या निकल करके आ रहे हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में फैली हुई, इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। ओके, एंडीज की लंबाई कितनी है? लगभग 7000 किलोमीटर जो है वो एंडीज की लंबाई है और यही जो है वो इसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बनाती है। इसे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट माउंटेन रेंज जो है वो बताया गया है। ओके, नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी भारत की कौन सी नदी सिल्क रोड से जुड़ी हुई है? विच इंडियन रिवर इज एसोसिएटेड विद द सिल्क रूट? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या यमुना? एंड दिस इज रिवर इंडस। ये जो है वो सिंधु नदी है। फ्रेंड्स, ये जो है वो मिसप्रिंटेड है यहाँ पर। ओके, ये मिसप्रिंटेड है ये। हाँ, तो इंडस ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी का क्षेत्र प्राचीन काल में व्यापारिक मार्ग सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। यह आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत से होकर बहती थी। ओके, इसे एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड ट्रेड के संदर्भ में जो है वो उल्लेख किया गया है, सिंधु नदी। ओके, नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? गंगा और भागीरथी डेल्टा। ओके, ये जो है वो यहाँ पर मिस प्रिंटेड हो गया है, तो इसे जो है वो हम ऐसा लिख लेंगे यहाँ पर, इसे आप समझिए, भागीरथी डेल्टा। ओके, तो गंगा भागीरथी डेल्टा जो है वो ये इंडिया का जो है वो लार्जेस्ट डेल्टा है। गंगा भागीरथी डेल्टा। ओके, सब जगह पे आप इसे जो है वो भागीरथी ही पढ़ेंगे, भागीरथी
गंगा भागीरथी डेल्टा बंगाल की खाड़ी में स्थित ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा में से एक है। ओके, और इसे सुंदरबन रीजन में जो है वो ये पाया जाता है। ओके, सुंदरबन के क्षेत्र में। भारत में मुख्यतः कौन सी जलवायु की प्रकार है, यानी कि भारत में जो जलवायु पाई जाती है इसके प्रकार के बारे में पूछा जाता है जा रहा है यहाँ पर। व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट क्लाइमेट टाइप ऑफ इंडिया? ये जो है वो उष्णकटिबंधीय, गीला और शुष्क, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई जो है वो तरह की जलवायु भारत में पाई जाती है। चलिए कुछ देखते हैं व्याख्या इसकी क्या है। भारत का अधिकांश हिस्सा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में आता है। ओके, गर्मियों में तापमान अधिक और मानसून में जो है वो वर्षा होती है। उत्तर भारत की ठंडी सर्दियां और दक्षिण भारत की अधिक आर्द्रता इसे इस जलवायु प्रकार में जो है वो वर्गीकृत करती है। ओके, इसे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के रूप में जो है वो वर्णित किया जाता है। भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया? हिमनद, मानसून, चक्रवात या वर्षा के जल? तो ये जो है वो मानसून इसका राइट आंसर होगा। ओके, भारत में साउथ वेस्टर्न मानसून वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है कि भारत में जो वर्षा जो है वो किस मानसून से होता है, तो आप इसका आंसर देंगे भारत में साउथ वेस्ट मानसून जो है वो वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। यह जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। कब? इसकी अवधि पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो ये जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। इसे लाइफ गिविंग रेनफॉल फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, ओके, इसे इंडियन एग्रीकल्चर के लिए लाइफ गिविंग रेनफॉल की संज्ञा दी गई है। ओके, तो ये बहुत सारे तक फ्रेंड्स एमसीक्यू से पढ़ने के फायदे और एमसीक्यू के बाद जब इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जाती है तो बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस यहाँ से राइज जाते हैं। ओके, तो जो यहाँ से एमसीक्यूज आपको पढ़ाए जा रहे हैं और जो इसकी व्याख्या जो है पढ़ाई जा रही है, इससे जो है वो आप जब इसे पढ़ लेंगे आप तो एक्स्ट्रा क्लास की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी तरह से देखें और हमारी ये कोशिश होगी कि एमसीक्यूज के साथ साथ मैं आपको पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर दूं और ये दोनों आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल साबित होंगे। ओके, नेक्स्ट, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? ये 1969 में हुई थी। और क्या कुछ परिदृश्य इनके, थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में, ये भी क्वेश्चन बार बार राइज किया जाता है कि इनके नेतृत्व में। इसरो की स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई। यह भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है जिसका उद्देश्य उपग्रह और अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को जो है वो करना है। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसी ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की है। ओके, तो इन तथ्यों को जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक भारत के। ओके, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ओके, when was the first 5-year plan launched in India? And the year was 1951, 1951 ईस्वी में इंडिया की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। अब देखते हैं थोड़ा इसके विषय में क्या परिचर्चा है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951, 1951 से 1956 तक जो है वो इसकी अवधि थी। ओके, कृषि, सिंचाई और ऊर्जा पर केंद्रित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ाना और गरीबी को घटाना। यह भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसे पीसी महालनोबिस मॉडल से पहले हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित किया गया था। ओके, तो इन दोनों तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। इस योजना की सफलता से भारत की आर्थिक नींव जो है वो मजबूत हुई थी। ओके, पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? With which country did India sign the पंचशील एग्रीमेंट? ओके, ये भारत और चाइना के बीच में हुआ था। ओके, पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। इसमें 5 सिद्धांत जो है वो तय किए गए थे। इसी वजह से जो है वो इसे पंचशील समझौता कहा जाता है। 1954 में इसकी अवधि पूछी जाती है एग्जामिनेशन पे कि पंचशील समझौता जो है वो
किस वर्ष जो है वो किया गया था और किस देश के बीच में? तो ये चाइना के साथ 1954 में। पांचों सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, परस्पर आक्रमण न करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, ओके, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के द्वारा विकास। यह समझौता बाद में अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो है वो एक आदर्श बना, परंतु चाइना जो है वो बार बार इस समझौते का उल्लंघन करता है। ओके, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? Who was the first vice president of India? And the person is Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, अवधि क्या थी इनकी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति 1952 से 1962, और बाद में जो है वो यही जो है वो क्या बने? दूसरे राष्ट्रपति भी बने। तो यहां से दो क्वेश्चन आपके राइज हो रहे हैं, कोरिलेट क्वेश्चन हो रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, इनकी अवधि क्या थी? 1952 से लेकर के 1962। ओके, ये जो है वो 10 सालों की अवधि। ओके, और बाद में ये जो है वो दूसरे राष्ट्रपति बने। ये राष्ट्रपति कब बने? 1962 में बने और 1967 तक जो है वो रहे। ये क्या क्या थे? ये एक महान दार्शनिक और शिक्षाविद थे। उनके जन्मदिन जो है वो 5 सितंबर को हम भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, फैक्ट्स आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे फैक्ट्स यहां से निकल करके आ रहे हैं और विभिन्न एग्जामिनेशंस में इन्हीं फैक्ट्स को दोहराया जाता है। ओके, नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, कब बने? संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संविधान का निर्माण का कार्य लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ था। इस अवधि को याद रखेंगे आप। इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। ओके, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण समिति इसके अध्यक्ष थे, और उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान में नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य इस अनुच्छेद में दिया गया। यह आर्टिकल है 51A(G). ओके, 51 AG क्या क्या कहता है ये? आर्टिकल 51A(G) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीव की सुरक्षा करे। यह नागरिकों में जागरूकता और जिम्मेदारी का विकास करता है। आर्टिकल 51A। ओके, भारतीय संविधान में समान वेतन के लिए समान काम का अधिकार किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 16। ओके, आर्टिकल 16 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद भेदभाव और अनुचित भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करता है और रोजगार के समान अवसर जो है वो प्रदान करता है। ये एग्जामिनेशंस में इस यहां से तथ्यों को दोहराया जा सकता है। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवेकपूर्ण शक्ति का विवाद किस न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है? जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा विवाद तो सबसे बड़े न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये मामला जाता है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को संघीय शक्तियों के विवाद को निपटाने का सर्वोच्च अधिकार जो है वो दिया गया है। ओके, केंद्र और राज्यों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं तो इसका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जो है हल होता है। ओके, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, किस अनुच्छेद में है? ओके, तो ये आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक को कवर करता है। ओके, राइट टू फ्रीडम क्या क्या है तो आप देखते हैं। आर्टिकल 19 से 22 नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता और वगैरह वगैरह। ये जो है वो लोकतंत्र का मूल आधार है। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जो है वो किसने लगाया था? Who made the first estimate of national income in India? And the person is दादा भाई
नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ फैक्ट्स। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ये डेट को जो है ना, हाँ, इस डेट को आप याद रखेंगे। 1867 to 68 ये पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक थ्योरी दिया था, द ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी। ओके, धन निकासी का सिद्धांत, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। तो इन सारे तथ्यों पर आप गौर करेंगे। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित है? ऑन व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया बेस्ड, किस पर आधारित है? ये जो है वो आय और उपभोग के पर जो है वो आधारित है। ओके, गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति आय और उपभोग व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसका मानक जो है वो समय समय पर रिफर्बिश किया गया है, कभी तेंदुलकर समिति के द्वारा, कभी रंगराजन समिति आदि के द्वारा जो है वो इसे समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है। ओके, इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ें। भारत में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? Which of the following is an example of a direct tax in India? ओके, यह है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट जमा करते हैं, इसलिए डायरेक्ट टैक्स है। और जिस टैक्स को हम इनडायरेक्ट वे में जमा करते हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो व्यक्ति या संस्था जो है वो स्वयं सरकार को देता है। हमारी जो इनकम होती है इसके आधार पे हम जो है वो स्वयं सरकार को जो है वो टैक्स देते हैं, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, जैसे कि इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स इत्यादि। अन्य कर जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क वगैरह जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो हम उसे देते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। ओके, एग्जामिनेशंस में एग्जाम्पल को दे करके और पूछा जाता है कि कौन से इसमें प्रत्यक्ष टैक्स और कौन अप्रत्यक्ष टैक्स हैं। भारत में मुद्रा नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी? ओके, ये भी पूछ सकता है कि एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आप मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, द फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और ये जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म। तो इसमें जो है वो 6 सदस्य होते हैं। कहां से सदस्य आते हैं जरा इस पर भी देख लें, गौर करें। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और 3 जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। यह समिति जो है वो रेपो रेट और अन्य मौद्रिक दरों पर जो है वो निर्णय लेती है। तो 3 आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, जितने सारे रेट्स होते हैं इन सबों को जो है वो रिव्यू करने का अधिकार जो है वो एमपीसी की ही होती है। ओके, एचटीएमएल कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो मेरी कोशिश होती है कि सारे सेट में 2, 3, 4 क्वेश्चंस मैं कंप्यूटर साइंस से भी डाल देता हूं। एचटीएमएल का पूरा फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, राइट आंसर इज ए। क्या है ये? HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। तो HTML में क्या क्या शामिल होते हैं? इसमें जो है वो टेक्स्ट शामिल होते हैं, इसमें इमेज शामिल होते हैं और लिंक को जो है वो इसमें व्यवस्थित किया जाता है। यह है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, HTML। DNS का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ DNS? डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना। कन्वर्ट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ DNS। ओके, DNS का फुल फॉर्म आपका एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, एंड द फुल फॉर्म ऑफ DNS इज डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट पर डोमेन नेम्स को उनके संबंधित आईपी एड्रेसेस में बदलता है ताकि ब्राउजर उससे जो है वो सही वेबसाइट तक पहुंच सके। ओके, तो DNS का फुल फॉर्म एंड DNS का काम जो है वो डोमेन नाम को आईपी एड्रेस से बदलना, ये इसका राइट आंसर है। ओके, 23 कंप्यूटर वायरस से बचाव का सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर वायरसेस?
ये है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो है वो उपयोग करना। यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा जो है वो हम हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल्स या पीसीज या मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं, यहाँ पर जो है वो क्या होता है, वायरस का उस पर जो है वो आक्रमण होता है। तो इसे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसे बचा सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वायरस की जांच करता है और उन्हें जो है वो हटा देता है। यह जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए हार्ड डिस्क इन ए कंप्यूटर? डेटा को अस्थायी रूप में स्टोर करना, डेटा को अस्थायी रूप में स्टोर करना, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना या प्रोसेसर की गति बढ़ाना। स्टोर डेटा परमानेंटली, ये जो है वो डेटा को परमानेंटली जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, सो द राइट आंसर इज ए। ओके, हार्ड डिस्क कंप्यूटर की प्रमुख अस्थायी मेमोरी एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और यूजर डेटा को लंबे समय तक जो है वो संग्रहित करती है। ओके, ए पैसेज टू इंडिया किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय विच फेमस ऑथर एंड द ऑथर इज ए.एम. फोस्टर। ओके, कौन थे ए.एम. फोस्टर? थोड़ा इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कब लिखी इन्होंने ए पैसेज टू इंडिया? ये जो है वो एक उपन्यास है। ओके, ये उपन्यास 1924 में प्रकाशित हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से राइज हो रहे हैं, आप इस पर ध्यान देंगे। ये उपन्यास 1924 में प्रकाशित हुआ था और ब्रिटिश भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को दर्शाता है। इसमें ब्रिटिश शासकों और भारतीयों के बीच की दूरी और सांस्कृतिक टकराव को बड़ी गहराई से जो है वो दिखाया गया है। इस उपन्यास में चंद्रपुर नामक काल्पनिक नगर के माध्यम से उपनिवेशवाद की जो है वो वास्तविकता सामने आती है। ओके, तो इन सारे तथ्यों पर आप ध्यान दें। बहुत सारे कोरिलेटेड क्वेश्चंस यहां से राइज हो सकते हैं एग्जामिनेशंस में, इसलिए मैं इनकी लंबी व्याख्या जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस और जब इनकी बृहद व्याख्या की गई तो क्वेश्चंस की संख्या जो है बढ़कर के हो जाती है लगभग 100। ओके, 100 से भी ज्यादा, क्योंकि कभी कभी आप देख रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चंस की जब व्याख्या मैं दे रहा हूं तो उसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चंस और एराइज हो रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे तथ्य यहां पर आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। जरूरत है आपको कठिन परिश्रम के साथ इस चैनल के साथ बने रहने की। ओके, हाँ, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स को लिखे, आप कहां से ये भी बताएं। ओके, और कभी कभी मैं जो क्लासेस यहाँ पर अपलोड करता हूँ, कौन सी प्रीमियर क्लासेस, तो आप उस समय उससे जुड़े और अपने क्विज को लिखें, मैं आपको उस समय आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और डेडिकेशन के साथ क्लासेस आती रहेंगी। लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उसमें आपको सफलता मिले, अग्रिम शुभकामनाएं। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।